हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और यह आपका जो है बहुत ही शानदार वीडियो है। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे पहले मैं आपको लगभग 16 वीडियो कर चुका हूं, तो जो लोग नहीं देखे हैं लगभग सभी में आपको 50-50 क्वेश्चन है। अगर नहीं देखे तो जाकर देखिए, बहुत सारे चीज़ों को कंसेप्ट क्लियर होगा और आप लोग को जो है एएनएम के तैयारी के लिए बेहतरीन आप लोग को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, तो अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए एक बार। इससे पहले 15 या 16 वीडियो हो चुका है, जाके चैनल पर देखिए, आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है ना। और पहले मैं 50-50 क्वेश्चन देता था, बट अब की बार जो है मैं कम कर दिया हूँ। 40 के आसपास, 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेगा और एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, चलिए हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। तो जो लोग भी है एएनएम के कैंडिडेट है, तैयारी कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, सीधा ऑब्जेक्टिव्स वाला क्वेश्चन मत पढ़िए कि ये विटामिन सी का क्या कहते हैं, विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। इस टाइप का क्वेश्चन तो सबको आता है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं, आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर के आसपास में, तो ज़रूर जो है आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। डेली वीडियो आपका रात में डलता है, आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, चलिए सबसे अलग और सबसे तेज डेली लगातार चलता है यहाँ पे वीडियो, तो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने में, देख सकते हैं, कहता है न्यूमोथेरेक्स एक जटिल अवस्था है जिसका लक्षण है। आप लोग को पता होगा, एक होता है निमोनिया। ठीक है ना, निमोनिया से ही न्यूमोथेरेक्स बना है। ठीक है, यह एक जटिल अवस्था है जिसका लक्षण है। देखिए, न्यूमोथेरेक्स में होता यह है कि नीमो और थोरेक्स, थोरेक्स यह जो है आपके छाती से रिलेटेड है, नीमो जो है फेफड़ा से रिलेटेड है। अब होता यह है कि जो फेफड़ा, जैसे मानिए ये फेफड़ा है हमारा, ये फेफड़ा है। ठीक है, फेफड़ा के चारों साइड से एक स्पेस होता है, कवर होता है, जिसको हम लोग प्लूरा कहते हैं, फेफड़ा को ढकता है। अब मान के किसी कारण से यह फेफड़ा जो है सिकुड़ जाता है, मान के पहले इतना तक था लेकिन सिकुड़ के अब इतना पर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही अब फेफड़ा बचेगा, तो ये सब स्पेस हो जाएगा इसका, यह सब फेफड़ा का प्लूरा का स्पेस हो जाएगा, तो इसमें हवा भर जाता है ना, तो इसी को जो है न्यूमोथेरेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यही है एयर कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस, मतलब जो प्लूरल स्पेस होता है फेफड़ा और प्लूरा के बीच में, उसमें हवा भर जाना ही न्यूमोथेरेक्स कहलाता है। ठीक है, वाटर कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस में अगर वाटर यानी जल का जमाव हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, तरल पदार्थ भर जाने को। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन। पस भर जाएगा तो उसे एम्पाइमा कहते हैं। ठीक है ना, पस भरने को एम्पाइमा कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, और ब्लड कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस, ब्लड अगर कलेक्ट हो जाएगा वहाँ पे, हवा के जगह पर अगर ब्लड आ जाएगा तो उसे हम लोग हेमोथेरेक्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये सब बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पे आता भी है। दूसरा है, कहता है पैराप्लेजिया का अर्थ क्या है। देखिए, एक होता है क्वाड्रीप्लेजिया। क्वाड्रीप्लेजिया जो होता है वो आपके शरीर के चारों अंग में पैरालिसिस होने को क्वाड्रीप्लेजिया कहते हैं। ठीक है, पैराप्लेजिया का मतलब होता है कि शरीर के निचले हिस्से में जो है आपको पैरालिसिस होना। ठीक है, पैरालिसिस के मतलब समझ रहे हैं कि शरीर के किसी भी अंग में अगर पैरालिसिस हो जाता है तो वह अंग जो है काम करना बंद कर देता है, तो वही जो है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया होता है शरीर के निचले हिस्से, यानी कमर से नीचे जो अंग होते हैं उसमें जो है पैरालिसिस होना, पैराप्लेजिया। हेमीप्लेजिया का मतलब होता है कि आधे शरीर में जो है पैरालिसिस होना, यानी लकवा होना। आधे शरीर का मतलब जैसे यह हेड है, यह बॉडी है। ठीक है, और यह हाथ है, यह भी हाथ है, तो इधर भी ये बॉडी रहता है। तो मान गए सिर से लेकर और बॉडी के इस हिस्से में पैरालिसिस हो जाएगा और इधर ठीक रहेगा, तो इसी को हम लोग हेमीप्लेजिया कहते हैं। ठीक है, पैराप्लेजिया समझ गए, क्वाड्रीप्लेजिया भी समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। कहता है नॉर्मल सलाइन है। नॉर्मल सलाइन यानी एनएस, एनएस को हम लोग नॉर्मल सलाइन कहते हैं। इसमें हल्का फल्का जो है आपको नॉर्मल सलाइन में क्लोराइड भी होता है, नमक मिला होता है NaCl, और शुद्ध जल होता है। ठीक है, नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन एक प्रकार का आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। कौन सा आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है? NaS, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा नंबर का है प्लूरल कैविटी के पस होना क्या कहलाता है। यही है, पस होने को हम लोग एम्पाइमा कहते हैं। देखिए, प्लूरल कैविटी में अगर पस भर जाएगा, मवाद भर जाएगा, तो उसे एम्पाइमा कहेंगे।
ठीक है। यहीं पर अगर प्लूरल कैविटी में हवा भर जाएगा तो उससे जो है हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, ऊपर में पढ़े हैं। और अगर जो एल्वोली होता है ना फेफड़ा के अंदर आपका जो एल्वोली होता है, छोटे छोटे हवा का जो गुच्छा होता है, इसमें हवा भर जाने को, इस एल्वोली में हवा को भर जाने को और फिर हवा नहीं निकल पाता है तो उसी को एम्फाइसेमा कहते हैं, ठीक है। एल्वोली में हवा भरना, प्लूरा के एल्वोली में हवा भरना एम्फाइसमा कहलाता है, ठीक है। और एम्पाइमा कहलाता है प्लूरल कैविटी में पस भरना। तो दोनों याद रखिएगा। 5वां नंबर का प्रश्न है, बहुत शानदार है। निम्न विकार में सीरम बिलिरुबिन स्तर बढ़ा हुआ पाया जाता है। मतलब कहता है कि कौन से समस्या में, कौन से बीमारी में जो सीरम होता है, ब्लड में ही सीरम पाया जाता है, उसमें एक बिलिरुबिन होता है। अगर यह ब्लड में बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो आपको पता है अगर ब्लड में सीरम का, बिलिरुबिन का मात्रा अगर बढ़ जाता है तो उसको क्या होता है? जॉन्डिस होता है, ठीक है। पेशेंट में जॉन्डिस होता है। हाइपरटेंशन कब होता है? जब व्यक्ति सोडियम का मात्रा अधिक ले लेता है, ठीक है। सोडियम का मात्रा भोजन में ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है। एक्यूट रीनल फेलुअर होता है, जो किडनी फेल कर जाता है अचानक से, और गल स्टोन होता है तो जॉन्डिस राइट आंसर। एंटासिड का क्या कार्य है? एंटासिड का कार्य होता है माय डियर, एंटासिड, ठीक है ना। एंटासिड का काम होता है कि यह आपके आमाशय पेट में एसिडिटी को रिफ्लेक्स कम करता है, ठीक है ना। गैस्ट्रिक को यह क्या करता है? कम करता है, ठीक है। तो इसलिए यह आपका एंटासिड राइट आंसर हो जाएगा। 7वां है, कहता है पेप्टिक अल्सर के सबसे कॉमन साइट कौन सा है? मतलब पेप्टिक अल्सर सबसे कॉमन साइट कहाँ पे होता है? तो जो लोग अगर अच्छे से क्लास को मेरे देख रहे हैं तो पेप्टिक अल्सर हम पढ़ा चुके हैं डिटेल में। पेप्टिक अल्सर आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ईसोफेगस है, आहार नली है, ठीक है। यहाँ से हमारा अमाशय जो है क्या है? कनेक्ट है, ठीक है। ये अमाशय है, ठीक है, ये अमाशय है। और फिर यहाँ पर यह जो है यहाँ से छोटी आंत जो है हमारा कनेक्ट है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे पाइलोरस वाल्व रहता है यहाँ से, और फिर जो है ये वाला हिस्सा हमारा, इतना हिस्सा यह छोटी आंत का है, ये पेट है, ये ईसोफेगस है। अब ईसोफेगस से लेकर अमाशय से होते हुए ये ड्यूडेनम, छोटी आंत के आगे वाला भाग जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, इस वाले यहाँ ड्यूडेनम से लेकर, अमाशय से लेकर आहार नाल के किसी हिस्से में अगर छल्ला हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्षतिग्रस्त होकर वहाँ पे घाव बन जाता है, छल्ला हो जाता है, तो उसी को हम लोग अल्सर कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं, ठीक है। पेप्टिक अल्सर आप लोगों को पता होगा 2 प्रकार के होता है। एक होता है ड्यूडेनल अल्सर, समझ रहे हैं ना, और एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है वह अमाशय में होता है, ठीक है, अमाशय से लेकर ईसोफेगस तक होता है। और जो ड्यूडेनम अल्सर होता है वह ड्यूडेनम में होता है, ठीक है ना, पता है। तो सबसे कॉमन साइट ड्यूडेनम होता है, तो इसलिए राइट आंसर यही होगा, समझ गए। 8वां है, कहता है मैकबर्नी पॉइंट पर दर्द निम्न रोग का लक्षण है। अब आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए, मैकबर्नी साइन जो होता है यह एपेंडिसाइटिस वाले मरीज में देखने को मिलता है। मैकबर्नी जो पॉइंट होता है इसमें एपेंडिसाइटिस के जो मरीज होते हैं उसमें यह दिखाई देता है लक्षण। अब एपेंडिसाइटिस क्या होता है? आप लोग को पता है कि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होना, चूँकि आइटिस जो होता है वह इन्फ्लामेशन को ही बताता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि जिस भी जगह पर इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे दर्द होगा, सूजन होगा, लालिमा होगा, ठीक है, इचिंग होगा, तो प्रभावित स्थान जो है इन्फ्लामेटेड होता है। अब इन्फ्लामेशन संक्रमण से भी हो सकता है या फिर चोट के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो अपेंडिसाइटिस जो है अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? तो इंटेस्टाइनल जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है आंत में अवरुद्ध होना, ठीक है, तो ये हो गया। पेरिटोनाइटिस होता है, जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें इन्फ्लामेशन होना, पेरिटोनाइटिस होता है। तो ये सब चीज़ें अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, सीधी सी बातें हैं। 9वां है, इंसुलिन इंजेक्शन हेतु निम्न रूट द्वारा दिया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए जो व्यक्ति को अगर टाइप 1 डायबिटीज रहता है, ठीक है ना, डीएम अगर टाइप 1 रहता है तो उसको जो है हमेशा जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो इंसुलिन के इंजेक्शन जो है व्यक्ति को हमेशा समय पर लेना पड़ता है, तो उसके लिए सबक्यूटेनियस मार्ग जो होता है वहाँ से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इंसुलिन का इंजेक्शन। अब यह जो है फैटी जो होता है ना, यह नाभि, जैसे यहाँ पे नाभि है तो नाभि के आसपास जो है आपके यह इंजेक्शन जो है लगता है, ठीक है, ऊपर नहीं लगता है, ऊपर नहीं लगता, ठीक है। नाभि के साइड या नीचे की तरफ जो है इस साइड पर कुछ दूर हट के लगाया जाता है, एकदम तिरछा लगाया जाता है, ताकि जो है ये इंजेक्शन जो है मांस में नहीं जाकर सबक्यूटेनियस में लग जाए, ठीक है। तो यही रूट होता है आपके इंसुलिन का।
कहता है पपिलरी डिलेशन, देख लीजिए पपिलरी डिलेशन हेतु प्रयुक्त ड्रग्स कौन सा है। आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ पपिलरी जो पपल्स होता है ना उसमें डिलेशन के लिए कौन सा ड्रग दिया जाता है, तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। माइड्राइट्रिक्स जो है यह कंपनी को क्या करता है, फैलाने का काम करता है, ठीक है। तो माइड्राइट्रिक्स सही हो जाता है। 11 है मलेरिया का कारण क्या है। वायरस तो होगा नहीं, बैक्टीरिया तो होगा नहीं, फंगी तो होगा नहीं, तो प्रोटोजोआ जो आपके राइट आंसर होगा। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वायरस यह एक वायरल रोग करता है। बैक्टीरिया या बैक्टीरिया से होने वाला रोग जो है बैक्टीरिया वाला होता है। फंगी जो दाद खाज खुजली होता है वो होता है, ठीक है। 12 नंबर का प्रश्न है, कहता है प्रयोगशाला में जांच हेतु VDRL निम्न के डायग्नोसिस हेतु किया जाता है। तो आपको पता है VDRL जो होता है यह आपके विनरल डिजीज के लिए जो है विनरल डिजीज के लिए लेबोरेटरी में लिया जाता है VDRL। ट्यूबरकुलोसिस के लिए तो होगा नहीं, यह TB से रिलेटेड है। ट्रेकोमा आँख का रोग है, यह भी नहीं होगा। कोलेरा जो है आपके आंत का रोग है, यह भी नहीं होगा। तो सिफिलिस जो है यौन रोग है और यौन रोग के लिए VDRL टेस्ट जो है किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 13 नंबर है, कहता है र्यूमेटिक फीवर से प्रभावित अंग कौन सा है। तो माय डियर मैं ये भी आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि र्यूमेटिक फीवर जो होता है वह आपके हार्ट को प्रभावित करता है, ज्वाइंट हड्डी में दर्द होता है, ठीक है, और ब्रेन को भी यह प्रभावित करता है। तो र्यूमेटिक फीवर बहुत खतरनाक होता है। र्यूमेटिक फीवर से व्यक्ति का हार्ट में भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, हार्ट में भी प्रॉब्लम आता है। तो ये चीज़ें और इसी के कारण र्यूमेटिक फीवर के कारण ही व्यक्ति में र्यूमेटिक हार्ट डिजीज भी आता है जिसको RHD कहते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखने को, तो इसलिए सभी सही हो जाएगा र्यूमेटिक फीवर से प्रभावित में। 14 बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, स्वाइन फ्लू का कारण क्या है। तो स्वाइन फ्लू का कारण जो होता है रोटा वायरस नहीं होगा, N1H1 वायरस भी नहीं होगा और फ्लू वायरस ए भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा H1N1 वायरस, ठीक है ना। H1N1 वायरस जो होता है यह स्वाइन फ्लू का कारण बनता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 है, कहता है लुंड एंड ब्राउडर चार्ट का प्रयोग किस मरीज के असेसमेंट यानी आकलन हेतु किया जाता है। लुंड एंड जो ब्राउडर होता है यह एक चार्ट है और इन चार्ट के जरिए किन मरीजों का आकलन किया जाता है। बर्न वाले मरीज का, ग्लूकोमा वाले का, पॉइजन वाले का, अनकॉन्शियस का। तो जो बर्न पेशेंट होते हैं ना, जले हुए मरीज, उनके लिए लुंड एंड ब्राउडर जो होते हैं चार्ट, उसके द्वारा इस मरीज का आकलन किया जाता है। अनकॉन्शियस जो मरीज होता है जिसको बेहोशी हालात में कहते हैं। पॉइजनिंग वाले मरीज होता है जो पॉइजन लिया रहता है। ग्लूकोमा होता है जो आँखों में प्रेशर बढ़ने से होता है, IOP बढ़ने से, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 16 है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ब्रेकीथेरेपी क्या है। आप लोग को मैं पहले भी रेडिएशन थेरेपी पढ़ाए थे, तो वहाँ पे ब्रेकीथेरेपी आप लोग को पढ़ाए थे। ब्रेकीथेरेपी एक रेडिएशन थेरेपी का टाइप्स है, ठीक है। टाइप ऑफ सर्जरी नहीं होगा, टाइप ऑफ कीमोथेरेपी नहीं होगा, कॉस्मेटिक थेरेपी नहीं होगा। तो रेडिएशन थेरेपी का प्रकार है ब्रेकीथेरेपी, याद रखने को, ठीक है। 17 है, कहता है डिप्थीरिया के प्रति संवेदनशीलता जानने हेतु किया जाने वाला टेस्ट कौन सा है। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग होता है, इसके लिए DPT जो है टीका भी लगता है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, ठीक है। DPT एक सम्मिलित टीकाकरण समायोजन है, ठीक है। अब इसमें डिप्थीरिया आता है, अब डिप्थीरिया को जानना है, डिप्थीरिया का पता लगाना है, तो इसके लिए सिक टेस्ट जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है डिप्थीरिया के लिए। तो ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होगा। आगे चलिए, ठीक है ना। 18 नंबर है, कहता है हॉजकिंस डिजीज निम्न तंत्र को प्रभावित करती है। अब आपको पता होना चाहिए हॉजकिंस डिजीज जो होता है यह हमारे इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित करता है और इम्यूनिटी सिस्टम हमारा लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है, तो इसलिए हॉजकिन डिजीज ये होता है। हॉजकिन डिजीज कैंसर का एक लक्षण होता है जिसमें पेशेंट के इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है उसमें कैंसर हो जाता है, यानी लिम्फेटिक कैंसर भी उसको कहते हैं, ठीक है ना। 19 है, निम्न में से साइकोटिक विकार है। साइकोटिक मतलब मानसिक विकार कौन है। तो देखिए मानसिक साइकोटिक, अब हम लोग को पता है एक होता है न्यूरोटिक, ठीक है ना, एक क्या होता है हमारा न्यूरोटिक, एक होता है न्यूरोटिक और एक होता है हमारा साइकोटिक, समझ गए। न्यूरोटिक होता है जो दिमाग में संक्रमण से, चोट से, ठीक है ना, अन्य कारणों से शरीर मानसिक रूप से व्यक्ति जो है काम करने में गड़बड़ी होने लगता है, तो वो न्यूरोटिक होता है। साइकोटिक जो होता है वह व्यक्ति के हो सकता है उसके मतलब
क्रोमोसोनल भी हो जाए, अनुवांशिक भी हो जाए, ठीक है, या पुराने किसी इमोशनल के कारण, मतलब कोई भी हिस्ट्री के कारण जो है साइकोटिक होता है, जिसको पूर्ण रूप से पागलपन कहते हैं, जिसमें व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, अलर बलर बोलेगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, तो वह साइकोटिक होता है। तो साइकोटिक में यह में से देख लीजिए एस्किजोफ्रेनिया, ठीक है ना। एस्किजोफ्रेनिया जो है यह एक साइकोटिक डिजीज है। बाकी हिस्टीरिया और एंजाइटी जो होता है यह न्यूरोटिक प्रकार का होता है। तो ये समझ लीजिए। आगे चलिए, 20 नंबर है, निम्न में से कौन सा निद्रा विकार का उदाहरण है, मतलब नींद वाली समस्या इनमें से कौन सा है बताना है यहाँ पे। इंसोमनिया, यह भी नींद का समस्या है। हाइपरसोमनिया, यह भी नींद का समस्या है। हाइपर मतलब अधिक होता है, नींद का अधिक आना, हाइपरसोमनिया। सोमनाबुलिज्म मतलब नींद में चलना, यह भी जो है नींद का ही समस्या है। इसलिए सभी के सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए 21 नंबर है, बहुत शानदार प्रश्न है। अंधेरे में हिलते हुए पेड़, यहाँ पे पेड़ है, पेड़ नहीं है, ठीक है ना। अंधेरे में हिलते हुए पेड़ की परछाई को भूत मान लेना निम्न का उदाहरण है। मानिए आपके सामने अंधेरा है, सामने आपके थोड़ी दूर पर आगे जो है एक पेड़ है, ठीक है ना, एक पेड़ है, समझ गए, एक पेड़ है। अब यह पेड़ जो है मान गए आपका क्या हो रहा है, हिल रहा है अंधेरे में, लेकिन आपको लग रहा है कि सामने कोई भूत खड़ा है, आप पेड़ को भूत समझ रहे हैं। रियलिटी नहीं है, रियलिटी से अलग है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेलूजन कहते हैं, माया, माया कहिए या इसी को भ्रम कहिए। तो यही जो है हमारा एक, जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित रहता है तो उसको जो है अलग अलग चीज़ें जो है दूसरे रूप में दिखते हैं। जैसे पेड़, हिलते हुए पेड़ भूत दिखाई देगा अंधेरा में, ठीक है ना। कोई पर्दा लगा रहेगा तो उसे जो है कुछ और दिखाई देगा। तो मतलब यही एक माया, एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है और वही जो है व्यक्ति को गलत पहचान देता है, और यही जो है हमारा डेलूजन होता है। हेलुसिनेशन होता है जिसमें भ्रांतियाँ होता है, जिसमें कोई चीज़ रहेगा ही नहीं। यहाँ पे तो मान के भाला भी पेड़ तो है, लेकिन यहाँ पे पेड़ भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति के अंदर जो है ऐसे भ्रांतियाँ बनेगा कि वहाँ पे कुछ है जबकि रहता नहीं है। तो वो भ्रांतियाँ, वो हेलुसिनेशन होता है, समझ गए ना। 22 है, कहता है मेनिया के उपचार में प्रयुक्त प्रमुख मूड स्टेबलाइजर ड्रग कौन है। मेनिया, मेनिया मतलब उन्माद होता है, ठीक है ना। मेनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनिया मतलब होता है उन्माद, उन्माद, उन्माद एक मानसिक रोग है, ठीक है ना। यह आपका मेनिया जो है कौन सा है, साइकोटिक प्रकार का है, ठीक है। इसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से पागलपन हो जाता है, कभी कभी एकदम हंसने लगेगा, रोने लगेगा, गाने लगेगा, कभी बहुत ज़्यादा खुश होगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जावान समझेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा योगवान समझता है, तो उसको मेनिया रहता है, समझ गए ना। बात बात पर हंसने लगेगा, गाने लगेगा, तो मेनिया वाला रहता है। तो ये जो मेनिया होता है, मेनिया के उपचार में जो मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग होता है, मन स्थिरीकरण के जो ड्रग होता है, वह ड्रग होता है आपका कौन सा, लिथियम, ठीक है। मेनिया वाले के लिए लिथियम ड्रग जो है दिया जाता है। 23 है, निम्न के अतिरिक्त सभी न्यूरोटिक विकार है। अब देखिए यहाँ पे अभी तक हम जो जाने हैं साइकोटिक, अब यहाँ पे हमें न्यूरोटिक के बारे में बताना है। अब ये कह रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से चारों में से कौन जो है एक न्यूरोटिक विकार है। फोबिया नहीं, यहाँ पे निम्न के अतिरिक्त सभी न्यूरोटिक विकार है, मतलब एक ऐसा है जो साइकोटिक है, बाकी सब के सब यहाँ पे कह रहा है कि न्यूरोटिक है, और एक साइकोटिक पहचानना है। फोबिया, डर जिसको भय कहते हैं, यह हमारा न्यूरोटिक होता है, ठीक है। मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, अब यहाँ पे साइकोसिस दे दिया तो साइकोटिक होगा, स्पष्ट है। इसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों का लक्षण आता है, तो उसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर यह एक साइकोसिस रोग होता है, तो ऑप्शन मेरा यही सही हो जाएगा, ये साइकोसिस है। बाकी PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक जो होता है, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक सिम्प्टोमेटिक डिसऑर्डर जो होता है, चोट लगने के बाद जो स्ट्रेस तनाव व्यक्ति के आता है, उसको जो विकार होता है वह PTSD होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, समझ गए। हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है, जो रोगों के बारे में रोग भ्रम होता है। तो यह सब, ये और ये तीनों जो है न्यूरोटिक है, सिर्फ ए वाला जो है आपको साइकोसिस है। ओके, याद रखने को। 24 नंबर है, कहता है भारत का प्रथम मानसिक स्वास्थ्य एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। कहता है भारत में प्रथम मानसिक स्वास्थ्य एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, मतलब मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। आप लोग को पता है वर्ष 1987, आप लोग बहुत दिनों से पढ़ भी रहे हैं, सब समझ रहे हैं ना।
25 है, कहता है मेनिया से पीड़ित मरीजों में किस प्रकार का डेलूजन कॉमन है। अब आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया कि मेनिया वाला रोग में अपने आप को सबसे ज़्यादा योगवान, सबसे ज़्यादा ऊर्जावान, योग्यतावान, ठीक है, महानतम का जो है व्यक्ति में भ्रम हो जाता है। व्यक्ति को लगता है कि जो है सो हम ही हैं, सबसे ज़्यादा धनवान, सबसे बड़ा ऊर्जावान, सबसे बड़ा योगवान, सबसे महान हम ही हैं, हमसे जो है योगवान कोई नहीं है। और यह एक प्रकार का भ्रम रहता है व्यक्ति में, चूँकि रियलिटी होता नहीं है ऐसा, समझ गए ना। तो मेनिया में व्यक्ति को डेलूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी पाया जाता है, मतलब खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा योगवान और जो है बहुत ज़्यादा जो है योग्यतावान होने का जो है महानतम होने का व्यक्ति में भ्रम आ जाता है, समझ गए। 26 है, कहता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। आप लोग को पता है जब हम फोबिया पढ़ाए थे वहाँ पे पढ़ाए थे कि C फॉर क्लोज और C फॉर क्लॉस्ट्रो। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया और C मतलब क्लोज, मतलब क्लोज स्थान, बंद स्थान से डर लगना ही क्लॉस्ट्रोफोबिया कहलाता है। फियर ऑफ क्लोज स्पेस, ठीक है ना, फियर ऑफ क्लोज स्पेस मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बंद स्थान से अगर किसी को डर लगता है तो वह क्लॉस्ट्रोफोबिया ही होता है। 27 है, कहता है निम्न स्थिति में मरीज को ECT मना है। मना मतलब निषेध है। ECT किन स्थितियों में नहीं देनी चाहिए? तो माय डियर, हार्ट के रोगियों में भी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। ICP लेवल बढ़ा हो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, दिमाग में अगर ये प्रेशर बढ़ा हो तो ये इस स्थिति में भी ECT नहीं दिया जाता है। प्रेगनेंसी में भी नहीं दिया जाता है, यानी सभी जो है इसका कंट्रा इंडेक्शन है, निषेध है ECT। इन सभी मामलों में ECT नहीं दिया जाएगा, समझ गए। आगे चलिए। 28 है, डेमनेशिया का सर्वाधिक कॉमन कारण क्या है? डेमनेशिया मतलब होता है मनोभ्रंश, और हम आप लोग को पढ़ा दिए थे पार्किंसन डिजीज हो, ठीक है, अल्जाइमर हो, पिक्स डिजीज हो, यह सब जो है डेमनेशिया का कॉमन कारण है। लेकिन सर्वाधिक पूछ रहा है तो सर्वाधिक में अल्जाइमर जो है राइट होगा। सर्वाधिक पूछेगा तो अल्जाइमर, और सीधा अगर कारण पूछता तो पिक्स भी होता, अल्जाइमर भी होता, पार्किंसन भी होता। तो ये सब ध्यान रखिएगा। 29 है, निम्न के अलावा सभी व्यवहार थेरेपी है, मतलब इनमें से कौन किसके अलावा जो है ये सब बिहेवियर थेरेपी है? फूडिंग, सिस्टमैटिक डिजेंस्टिशन, ठीक है ना, हाइप्नोसिस, एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी मतलब होता है कि रुचि के अनुरूप, मतलब जिस व्यक्ति को जिस चीज़ में रुचि है उसी में जो है उसको थेरेपी दिया जाता है, ठीक है। हाइप्नोसिस का मतलब होता है कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति को सुलाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से व्यक्ति को बनाया जाता है कि व्यक्ति लगे कि हम सोए हुए हैं, वही हाइप्नोसिस होता है। सोने की नौटंकी करना, यही समझ लीजिए। 30वां है, एंजाइटी डिसऑर्डर के उपचार के हेतु प्रयुक्त होता है, मतलब चिंता के विकार के उपचार हेतु प्रयुक्त ड्रग कौन सा होता है? मतलब चिंता के लिए अगर किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता हो, चिंता होता हो, तो उसके लिए कौन सी ड्रग जो है दिया जाता है? तो एंटी साइकोटिक जो है यह सीवियर जो है आपको साइकोटिक वाले में होता है, जबकि एंजाइटी साइकोटिक नहीं है, न्यूरोटिक है, तो साइकोटिक तो होगा नहीं। पार्किंसन ड्रग जो होता है यह आपके एंटी साइकोटिक ड्रग देने के बाद अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो उसके लिए पार्किंसन ड्रग दिया जाता है, समझ रहे हैं चीज़ों को। बेंजोडाइजापान, जिसमें एक डाइजापाइन भी आता है दवाई, तो ये कैटेगरी जो होता है यह आपको एंटी एंजाइटी में आता है, और एंटी एंजाइटी बेंजोडाइजापान होता है जो आपको एंजाइटी डिसऑर्डर में दिया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट होता है या डिप्रेशन वाले मरीजों को दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारा बेंजोडाइजेपाइन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 31 नंबर है, एक व्यक्ति, देख लीजिए, एक व्यक्ति कारण मतलब बिना कारण के बार बार घर के ताले चेक करता है, यह निम्न का उदाहरण है। अब कोई एक व्यक्ति है जो अपने घर में ताला मार के कहीं जा रहा है, लेकिन बिना किसी कारण के वह ताला मार चुका है, लेकिन उसके अंदर खुद ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हम ताला मारे हैं। उसे ऐसा आभास हो रहा है कि हम ताला नहीं लगाए हैं, और बार बार वह अपने ताले को जो है सेटिस्फाइड हो रहा है, देखने जा रहा है कि हम रूम में ताले लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, जबकि वो लगा दिया रहता है। तो यही बार बार किसी चीज़ को करने के लिए अगर बाध्य करता है तो वह एक मानसिक रोग होता है, और उसे OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना। और OCD जो है बार बार किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा बाध्य कर देता है, समझ रहे हैं। ये हो गया। 32 नंबर है, कहता है मनोरचना जिसमें व्यक्ति अपनी गलती का दोष अन्य पर लगाता है। अब आप लोग को पता होगा मनोरचनाएं मेंटल मैकेनिज्म होता है जो द्वंद्व से, चिंताओं से व्यक्ति को दूर भगाता है, ठीक है ना, अलग करता है। तो
मनोरचना जिसमें एक व्यक्ति अपने सारे गलती को किसी दूसरे पर थोप देता है, आरोप लगा देता है, तो उसी को जो है हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं। मतलब अपनी गलती को दूसरे पर थोप देना ही प्रोजेक्शन होता है, समझ गए। यह मनोरचना है। जबकि विड्रॉल भी यह मनोरचना ही है। अपने रिस्पॉन्स से हट जाना, भाग जाना, कामों को छोड़ देना विड्रॉल कहलाता है, समझ गए। मान गए किसी काम से हमें टेंशन हो रहा है, वो काम को हम छोड़ देंगे, विड्रॉल कर लेंगे, तो उससे हम बच जाएंगे टेंशन तनाव से। तो यह भी एक मेंटल मैकेनिज्म ही है। सब्स्टिट्यूशन किसी दूसरे चीज़, जिस चीज़ से दिक्कत हो रहा है उस जगह पर दूसरा काम करने लगना, यही सब्स्टिट्यूशन होता है और यह भी एक मेंटल मैकेनिज्म का उदाहरण है। तो ये सब के सब है उदाहरण मेंटल मैकेनिज्म का ही। बट क्वेश्चन के हिसाब से प्रोजेक्शन जो है राइट आंसर होगा, अपने गलती को दूसरे पर थोप देना, ठीक है। 33 है लिथियम ड्रग का सर्वाधिक प्रमुख साइड इफ़ेक्ट क्या है। अब लिथियम ड्रग किसके लिए लेते हैं, अभी ऊपर पढ़ाए हैं कि मेनिया वाले पेशेंट के लिए लिथियम ड्रग सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, जिसमें मेनिया रहता है। लेकिन मेनिया का जो सबसे जो प्रमुख साइड इफ़ेक्ट होता है वह ट्रिमर होता है। ट्रिमर हाथ पैर में हाथ में कंपी आने लगता है। तो जो लिथियम ड्रग का सेवन जो मरीज करता है उसमें ट्रिमर्स बहुत ज़्यादा जो है प्रमुख साइड इफ़ेक्ट दिखता है कि हाथों में जो है कंपन आने लगता है पेशेंट में, समझ रहे हैं ना। ये हो गया। 34 है नवजात बच्चों में जॉन्डिस के उपचार हेतु प्रयुक्त थेरेपी क्या है। जॉन्डिस के लिए तो आप लोग को ये भी पढ़ा चुके हैं कि बच्चा नए नए जन्म लेता है और उसमें बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में उससे फोटोथेरेपी जो है कराया जाता है, जिसमें एक इक्विपमेंट में रहकर और उसको जो है एक रे को उसके बॉडी पर प्रहार किया जाता है, जिससे उसका बिलिरुबिन स्तर भंगुर होकर उत्सर्जन के जरिए बाहर निकल जाता है और यही फोटोथेरेपी होता है, ठीक है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी दोनों कैंसर के लिए है, याद रखिएगा। 35 है बच्चों में चिकन पॉक्स का कारण क्या है। तो आप लोगों को पता है, हम पहले पढ़ा चुके हैं, वेरिसेला वायरस जो होता है, जोस्टर वेरिसेला वायरस जो होता है चिकन पॉक्स का कारण बनता है, समझ गए। हेपेटाइटिस वायरस या हेपेटाइटिस को करता है। तो ये सब याद रखने वाली बातें हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए 36 है नॉर्मल डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी के पश्चात के कितने समय के भीतर स्तनपान जो है प्रारंभ करने के प्रयास किए जाने चाहिए। मतलब एक समान प्रसव के बाद कितने समय के बाद जो है स्तनपान प्रारंभ करने के लिए प्रयास करनी चाहिए। 2 घंटे, आधे घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। आधे घंटे राइट आंसर है। आधे घंटे के बाद प्रयास करनी चाहिए स्तनपान के लिए, समझ गए। 37 है हाइड्रोसिफिलस का कारण क्या है। अब आप लोग को एक पता होना चाहिए हाइड्रोसिफिलस क्या होता है। हाइड्रोसिफिलस होता है कि बच्चा के सर में जो है पानी भर जाता है, सर सामान से बड़ा दिखाई देने लगता है, ठीक है, और बच्चा का आँख अंदर चला जाता है और जो फ्रंटल होता है ब्रेन का वह आगे की तरफ निकल जाता है, मस्तिष्क बड़ा पानी से भर जाता है, समझ गए। यही हाइड्रोसिफिलस होता है और ये होता है CSF का ओवर प्रोडक्शन के कारण। CSF क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड के अत्यधिक निर्माण होने से, ओवर प्रोडक्शन होने से यह ब्रेन में ही इकट्ठा होने लगता है और वहाँ पे अवशोषण नहीं होता है और उसके कारण सर में पानी इकट्ठा होकर सर बड़ा होने लगता है और यही हाइड्रोसिफिलस होता है, ठीक है। 38 है बच्चों में सर्वाधिक कॉमन रक्त कैंसर है। माय डियर, आप लोग को पता होना चाहिए, लिम्फोमा हो, ल्यूकोपेनिया हो, एग्रिनोलोसाइटोसिस हो, ल्यूकोमिया हो, सब कैंसर ही है। बट बच्चों में सर्वाधिक रक्त कैंसर जो होता है वह ल्यूकोमिया ही होता है। ल्यूकोमिया को हम लोग रक्त कैंसर का ही कहते हैं रूप, ठीक है। 39 है क्वास्कियोर क्या है। विटामिन डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी, फैट डिफिशियंसी। तो आप लोग को पता है क्वास्कियोर जो है इसमें प्रोटीन डिफिशियंसी ही होगा। कैल्शियम डिफिशियंसी से व्यक्ति के हड्डी सूखा रोग होने लगता है, ठीक है ना। विटामिन की डिफिशियंसी से व्यक्ति में जो है क्या होता है, वृद्धि विकास रुक जाता है। फैट से एनर्जी शरीर को नहीं मिल पाता है। तो ये प्रोटीन डिफिशियंसी क्वास्कियोर इज द राइट आंसर। 40 नंबर है, कहता है BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है। तो इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि एकनिष्ठ स्तनपान को बढ़ावा देना, ठीक है ना। BFHI का एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है कि इंक्रीज इन ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस, मतलब एकनिष्ठ स्तनपान को बढ़ावा देना इसका मेन मकसद होता है, ठीक है ना, मेन मकसद।
41 है, कहता है पोस्टेरियर फ्रंटले के बंद होने का सही समय क्या है। पोस्टेरियर जो फ्रंटले होता है इसका सही समय बंद होने का 2 से 3 माह है। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1 से 2 माह लिखा होगा, बात वही है, 2 से 3 माह या 1 से 2 माह, कहिए 2 आ ही जाएगा। ठीक है, तो 2 से 3 माह ऑप्शन के हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा। कहेगा एंटेरियर फ्रंटली की बात कहेगा तो वह हमारा जो है 18 से 24 माह में बंद हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 42 है, नॉर्मल अपगार स्कोर कितना होता है। अब आप लोग को पता है अपगार क्या होता है, तो अपगार आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ। अपगार स्कोर जो है 0, 1 और 2 पर बनता है। ठीक है, इसी को पाँचों के हिसाब से मिलता है और ऐड किया जाता है और बराबर में पता किया जाता है कितना है। ठीक है ना, अब ये जो अपगार स्कोर होता है यह जो है मैक्सिमम 10 से मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है, लेकिन अच्छा माना जाता है 7 से 10 के बीच जो रहता है ना, इसको सबसे अच्छा माना जाता है। तो यही राइट आंसर होगा, 7 से अधिक। ठीक है, 4 से 7 को एवरेज माना जाता है, समझ गए ना। तो ये सारे चीज़ है, यही हमारा अपगार स्कोर है। और इस हिसाब से हमारा यहाँ पे प्रश्न भी समाप्त हो गया। मैंने आपको टोटल प्रश्न यहाँ पे बता दिया। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ज़रूर पढ़िए, शेयर कीजिए। मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया है टोटल के टोटल 42 प्रश्न को। तो आप लोग से मैं यही कहूँगा कि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ज़रूर पढ़ें और साथ में सभी के पास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉलेज ले सकें। ठीक है, तो ये आपको कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है। तो इस हिसाब से सारे प्रश्न आपके हर एक जगहों पर जो है मदद करने वाला है। ठीक है, हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।